हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके भी करिकुलम में सेट हैं, चाहे आप बीसीए के स्टूडेंट हो या बीवीए के स्टूडेंट हो, चाहे आपकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो या अदर कोई भी मैथमेटिक्स हो जिसमें ये सेट्स हैं, तो उन सभी कोर्सेज़ वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो आज के हमारे इस फर्स्ट लेक्चर में जो हम दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, डैट इज सेट्स एंड सेकेंड वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सेट्स होते क्या हैं। सेट्स होते क्या हैं? तो सेट्स बेसिकली जो होता है, ये कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बोल लो आप या मेंबर बोल लो या आप एलिमेंट्स बोल लो, ये सारे एक ही है। दिस ऑल आर द सिनोनिम्स। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया, सेट्स जो होते हैं वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट्स का। तो अब इस वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। ये वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ। वेल डिफाइंड का मीनिंग, वेल डिफाइंड कहने का सेंस ये है जो कि मेरे लिए, आपके लिए या कोई भी अदर है, सबके लिए सेम मीनिंग होल्ड करता हो, हम उसे ही क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड। आप ये सारी चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेम मीनिंग होल्ड करता हो या नहीं हो। मतलब कहने का सेंस ये है, आपका कलेक्शन और मेरा कलेक्शन, दोनों का कलेक्शन क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। ओके, अब कुछ वेल डिफाइंड कलेक्शंस है। फर्स्ट कलेक्शन है ऑड नंबर्स लेस देन 10। अगला कलेक्शन मैं लिख रहा हूं वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक, अगला कलेक्शन मैं लिखूं नेचुरल नंबर्स which is divisible by 2। और भी बहुत सारे ऐसे कलेक्शंस हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेट्स। ओके, अब बात ये होती है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन कैसे है, मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूँ ऑड नंबर्स लेस देन 10 की, जो कि क्या हो, 10 से लेस हो, इसके ऊपर मैं बातें कर रहा हूं। ठीक है, ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे दो इंसान हैं, एक का नाम अंकित तो दूसरे का नाम सागर। ठीक है, इसने कहा 10 से जो लेस ऑड नंबर्स है वो है 9, 7, 5, 3 एंड 1। और सागर का कलेक्शन कुछ ऐसा है 1, 3, 5, 7 और 9। क्या ये दोनों कलेक्शन अलग अलग कलेक्शन है या सेम कलेक्शन है? मैं पहले एक बात बता दूं, सेट्स में अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है।
in set theory, the arrangement of the objects doesn't matter. मतलब सेट्स के अंदर आप कैसे भी ऑब्जेक्ट्स को या एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता है। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख करके ये बताएंगे कि ये दोनों जो कलेक्शन है, ये दोनों कलेक्शन सेम है। ठीक है, अंकित ने भी 9 कलेक्ट करा, सागर ने भी 9 कलेक्ट करा, बस दोनों में फ़र्क इतना है, इसने पहले कलेक्ट करा, इसमें बाद में कलेक्ट करा। तो कहने का सेंस ये है, मैंने पहले ही बता दिया कि इन सेट थ्योरी अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स डजंट मैटर। आप ऑब्जेक्ट को मिडिल में रखो, कहीं भी रखो, ये मैटर नहीं करता, बट ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। 9 है तो 9 होना ज़रूरी है। ऐसे कोई सा एग्जाम्पल ले लो, चाहे आपके लिए मैं बोलूँ, आप कमेंट में ज़रूर लिखें क्या आपके लिए कुछ अरेंजमेंट अलग है या सेम अरेंजमेंट है। तो आपका भी आंसर में भी हो सकता है कुछ वैरी करे, बट होना नहीं चाहिए। बट अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, सेम हियर, वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। नेचुरल नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शंस है। ओके, तो अभी तो इतना समझ में आ गया है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते किसे हैं। ओके, अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये होता है, अगर लेट सपोज मैंने इस सेट्स के अंदर 1 और 5 को अगेन लिख दिया, ठीक है, तो डिस्टिंक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी सेट के अंदर ऑब्जेक्ट रिपीटेटिव है या रिपीट हो रही है तो आप उसे एक ही बार लिखेंगे। अगर मैंने 1 को यहाँ पे लिख दिया है तो दूसरी बारी 1 को यहाँ लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मार्क माय वर्ड। तो 5 को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो दैट्स वाई सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब हम इस पे करते हैं कुछ क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं और कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे। पहला क्वेश्चन है, चलिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। पहला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ जे। ओके, चलिए ध्यान देते हैं। ये रहा क्वेश्चन, आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है, आपको वैसे मंथ्स के नाम बताने हैं। ठीक है, वैसे मंथ्स के नाम जो बिगनिंग होते हैं, जो स्टार्ट होते हैं जे से। तो मैं बता दूं, जे से स्टार्ट होने वाले जनवरी, जून एंड जुलाई, ये 3 मंथ्स ऐसे हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। ओके, अगर मैं इसके कलेक्शन की बात करूं, क्या ये कलेक्शन सेट होगा या नहीं होगा, ये आप बताएंगे। चलिए वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। ओके, कोई नहीं, मैं बता दूं, ये जो कलेक्शन होगा ये सेट होगा। वाई? क्योंकि आप कोई भी कैलेंडर उठा करके देख लो, ठीक है, जे से स्टार्ट होने वाली यही 3 आपको मंथ्स मिलेंगे। मैंने पहले ही बोला, कोई जून को टारगेट करेगा, कोई जुलाई को टारगेट करेगा, कोई जनवरी को टारगेट करेगा। तो अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है। तो दैट्स वाई ये जो कलेक्शन दिया गया है ए में, ये एक सेट है। दूसरा कलेक्शन की मैं बात करूं, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, क्या ये सेट होगा, देखते हैं। ओके, यहाँ पे भी मैं फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर 2 स्टूडेंट हैं, दैट इज अंकित एंड सागर। ओके, ठीक है, इनको जो राइटर पसंद है दैट इज मुंशी प्रेमचंद, अटल बिहारी वाजपेयी,
और इसे जो पसंद है दैट इज कवि दिनकर, कुमार विश्वास, और भी ऐसे 10 पसंद है इनको भी, और इनको भी 10 ऐसे ही पसंद है। तो मैं बता दूं यहाँ पे सबके चॉइस के अकॉर्डिंगली आंसर वेरी करेंगे। जहाँ पे चॉइस के अकॉर्डिंगली आंसर वेरी करे तो उस वाले कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली अटल बिहारी वाजपेयी से बेहतर कोई टैलेंटेड राइटर है ही नहीं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट मिलेंगे जिनके कोई भी राइटर्स है ही नहीं फेवरेट, ठीक है, जिनके अकॉर्डिंगली कुछ ऐसे भी स्टूडेंट मिलेंगे जिनके 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं, बट मेरे जो फेवरेट राइटर्स हैं उससे मैच नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे जो कलेक्शन है, यहाँ पे जो कलेक्शन है वो क्या करेगा, वैरी करेगा। तो कलेक्शन सेम होना चाहिए, और जबकि ये वैरी कर रहा है तो डेट्स वाई हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ नॉट अ सेट। ओके, अब मैं ये वाला जो सी से लेकर के आई तक आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई करें और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें। ओके, जब हम सेट के बारे में जान जाते तो हम अब बात करेंगे कि इसके रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि हमने अभी तक इसको रिप्रेजेंट करा ही नहीं। ओके, तो लेट्स डू रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। एक सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वो सारे मेथड्स को वन बाय वन क्लियर करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के टोटल 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट जो मेथड होता है दैट इज नोन एज रोस्टर मेथड बोल लो या फॉर्म बोल लो। रोस्टर का ही दूसरा नाम होता है टैबुलर मेथड, टैबुलर मेथड। नेक्स्ट वन इज, अगर दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले अगर रोस्टर मेथड की बात करूं तो रोस्टर मेथड में क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी बातें मैं बता रहा हूं। तो रोस्टर मेथड क्या कहता है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपको भी पता है वोवेल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 ही वोवेल होते हैं अल्फ़ाबेट के अंदर। ओके, अब हमें इसे रोस्टर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। स्टेटमेंट्स तो दिया गया है, अब इसे रोस्टर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल याद रखें, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेट को डिनोट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स को यूज किया जाता है। अगेन सेट को डिनोट करने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसे डिनोट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट। ओके, ये तो रही डिनोटेशन की बात, बट रोस्टर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट को वो देखते हैं। ओके, तो रोस्टर मेथड में हम क्या करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, करली ब्रेसेस का यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल करली ब्रेसेस का यूज करते हैं। देन जो भी एलिमेंट्स होता है सेट को, उसे हम वन आफ्टर अनदर राइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए, ई, आई, ओ एंड यू एंड सेपरेटेड विथ कॉमा। और क्या करते हैं, आपको पहले से ही पता है, एक सेट को डिनोट करने के लिए आप इंग्लिश
अल्फ़ाबेट के कोई से भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। नाउ ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बन के आया है, इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है रोस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट, एक सेट का रोस्टर फॉर्म। ओके, अब जैसे रोस्टर मेथड हो जाता है उसके जस्ट बाद हम बात करते हैं कि सेट बिल्डर मेथड क्या होता है। सेट बिल्डर मेथड को भी हम डिस्कस करेंगे वन आफ्टर अनदर। ओके, चलिए अब बात करते हैं सेट बिल्डर मेथड की। देन हम सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे कि रोस्टर मेथड से कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं या पूछे जाते हैं। बेसिकली यूनिवर्सिटी ना तो रोस्टर मेथड से क्वेश्चन पूछती है, ना सेट बिल्डर मेथड से क्वेश्चन पूछती है। क्वेश्चन जो आता है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में भी रहता है, ठीक है। और उसमें क्या किया जाता है कि आपके सेट बिल्डर मेथड्स का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली अगर बात करें तो रोस्टर मेथड एंड ना ही सेट बिल्डर मेथड किसी से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हाँ दूसरे कंसेप्ट्स को पढ़ने के लिए सेट बिल्डर मेथड और रोस्टर मेथड दिए जाते हैं ताकि आप इसको समझ करके उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकें। तो डेट्स वाई आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ोगे तभी आपको आगे भी समझ में आएगी। ओके, सेट बिल्डर मेथड क्या होता है जानते हैं। ओके, चलिए देन पढ़ते हैं सेट बिल्डर मेथड। और इस मेथड को पढ़ाने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में मैं डिस्कशन कर देता हूँ ताकि इसमें जो यूज करूँ आप लोगों को समझ में आए। सम इम्पॉर्टेंट सिंबल्स। मैथ्स है तो ऑब्वियसली ज़्यादातर आप सिंबल्स का यूज करें ताकि आपको चीज़ों को लिखना बहुत कम पड़ रहे, ठीक है। नाउ फर्स्ट सिंबल जो आता है दैट इज दिस सिंबल इज नोन एज बिलोंग्स टू। इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। सेम हियर डज नॉट बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग्स टू। उसके जस्ट बाद सिंबल आता है, ये वाला सिंबल की बात करें या एक वर्टिकल बार की बात करें तो इसे कहा जाता है सच दैट। ओके, इसके जस्ट बाद जो सिंबल यूज किया जाता है सेट के अंदर दैट इज दिस इज नोन एज फॉर ऑल। अब मैं इस दोनों सिंबल्स का फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कशन कर दे रहा हूं, देन मैं इसके बारे में बताता हूं। ओके, इस सिंबल का यूज किया जाता है मेंबर्स ऑफ सेट को बताने के लिए कि कौन कौन से मेंबर सेट के अंदर के हैं या कौन कौन से मेंबर सेट के अंदर के नहीं हैं। तो नहीं हैं के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, v इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ एंड यू। आपको पता है ये एक सेट गिवन है और ये एक रोस्टर फॉर्म है सेट का, ठीक है। तो इसमें चीज़ें क्या गिवन है कि एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। और मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पूछ रहा हूँ ए डैश वी, आपको इस दोनों सिंबल का यूज करके बताना है, बिलोंग्स टू का एंड डज नॉट बिलोंग्स टू का, ठीक है। वी जी वी वी। चलिए, आपको इस सिंबल का बीच में यूज करना और आपको बताना है। मैंने पहले बताया इस सिंबल का यूज किया जाता है मेंबर को बताने के लिए। क्या ये ए जो है ये मेंबर है सेट वी का? तो आप देखो ए क्या सेट वी के अंदर है, तो यस
ए सेट वी के अंदर है, देन वी कैन राइट एज बिलोंग्स टू एंड रीड एज ए belongs to what? Set V. Okay. Now E is a member of set V, so answer is yes. Then when answer is yes, then we can use this symbol. Okay. B is belongs to this set? No. आप देख लो B इस सेट में कहीं भी नहीं है, तो B does not belongs to set V. Read as B does not belong to V. Okay. Now let's move forward. Z does not belongs to V. U belongs to V. T does not belongs to V. I hope आपका ये वाली सिंबल्स का यूज करना आ गया है। अब बचे ये दोनों सिंबल जहाँ पे यूज होंगे मैं वहीं पे इसका मीनिंग बता दूंगा। नाउ मैं बात करता हूँ सेट बिल्डर मेथड की, सेट बिल्डर फॉर्म की, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टीज, एक कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है, एक कॉमन प्रॉपर्टी के अंदर एक पूरे सेट को लिखा जाता है। अब वो कॉमन प्रॉपर्टी जो होंगे वो सारे एलिमेंट्स के लिए, ऑल एलिमेंट्स के लिए वैलिड रहेंगे, वैलिड फॉर ऑल एलिमेंट्स। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला एग्जाम्पल लिया जिसको मैंने रोस्टर में रिप्रेजेंट किया, डेट इज AEIOU। इसे आपको कन्वर्ट करना है, इसे आपको बदलना है सेट बिल्डर मेथड में। तो कैसे बदलते हैं तो मैं बता दूं, आपको एक कोई ऐसा कॉमन सा एलिमेंट बनाना है जिससे ये सारे चीज़ों को आप डिफाइन कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। तो इसमें से याद रखना, जब भी ऐसे काम कर रहे हो तो इसमें से कोई भी अल्फ़ाबेट्स को यूज मत कर लेना, कोई अदर। फॉर एग्जांपल मैं x को यूज कर रहा हूँ। चलिए, x सच डैट, x एक ऐसा एलिमेंट है सेट A का जो ओबे करता है। क्या ओबे करता है? x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखो सबके लिए वैलिड कर रहा है। ये वाला x जो है ये क्या है? एक वॉवेल है। देखो a के लिए भी वैलिड कर ओबे कर रहा है, e के लिए भी कर रहा है, और i के लिए भी, o के लिए भी, एंड u के लिए भी कर रहा है। तो मैंने क्या कहा कि एक ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी के अंदर सेट के सारे एलिमेंट्स को लिखना ही सेट बिल्डर मेथड होता है। इसे प्रॉपर्टी फॉर्म से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती है तो मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ। मैं 2 क्वेश्चंस मैं खुद करूँगा और आपको भी कुछ दिया जाएगा, आप खुद से बनाएं और खुद से प्रयास करें, और जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं या जो भी सोर्सेज से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको क्या कहा गया है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। जो नीचे गिवन सेट्स हैं आपको इसको क्या करना है? रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, बदलना है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? x such that x is an integer
एंड -3 लेस देन इक्वल्स टू x। ओके, ये वाली कंडीशन दिया गया है। तो मैं बता दूं x एक ऐसा एलिमेंट है जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंटीजर है, देन x की जो वैल्यू है 3 और 3 से ग्रेटर है, ठीक है, दैट इज -3 एंड -3 से ग्रेटर है। ओके, लेकिन 7 से छोटा होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो x की ऐसी वैल्यू जो -3 से स्टार्ट हो लेकिन 7 से छोटा हो और वो एक इंटीजर होना चाहिए। तो मैं बता दूं इंटीजर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6 यही इंटीजर होंगे जो -3 से, ठीक है, -3 इंक्लूडेड है, ग्रेटर एंड 7 से लेस है। तो यही सारे एलिमेंट्स होंगे। आप इसे क्या करेंगे, आप इसे करली ब्रेसेस के अंदर वन आफ्टर अनदर लिख करके कॉमा से सेपरेट कर देंगे, दैट इज इट्स रोस्टर रिप्रेजेंटेशन। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 and 6. This form is known as what? Roster form. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, आप खुद ट्राई करें, अगर हो जाए तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का सेक्शन जो सब पार्ट है बी सी एंड डी का आंसर कर सकते हैं अगर आप सॉल्व कर पाए तो। नाउ अब बात करते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं अगर रोस्टर फॉर्म दिया हो तो। ओके, बात करते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको रोस्टर फॉर्म में दिया गया, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो मैंने पहले ही बोला इस सब के लिए एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये 3 के टेबल्स में आते हैं, 3 6 9 12। आप देख पा रहे हो 3 1 3 2 6 3 3 9 एंड 3 4 12। हम ये भी कह सकते हैं ये सारे मल्टीपल्स हैं 3 के। तो एक कॉमन प्रॉपर्टीज यहाँ पे जो होल्ड करेगी वो क्या होल्ड करेगी, ध्यान से देखेंगे, ये सारे 3 के मल्टीपल ही तो हैं। और यहाँ पे n की जो वैल्यू देखो 1 2 3 4 आप रख सकते हैं। जैसे n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आप रख सकते हैं, 1 से ग्रेटर, 1 इंक्लूडेड भी है एंड 4 भी इंक्लूडेड है, आप यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को रख सकते हैं। तो अब इसके लिए अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो सबसे पहले आप एक कोई भी कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, डन। आप या तो 3n ऐसे यूज कर लो, सच दैट n इज नेचुरल नंबर, मतलब n की जो वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगी नेचुरल नंबर से, और n का जो वैल्यू होगा वो होगा लेस देन इज इक्वल्स टू ऐसा, ठीक है। और यही जो कहलाता है दैट इज नोन एज सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेट, ठीक है। मैंने क्या करा, एक कॉमन प्रॉपर्टी देखा। कॉमन प्रॉपर्टी क्या देखा कि ये जो सारे जो दिए गए, ये जो सीक्वेंस दिए गए इन द फॉर्म ऑफ क्या है, 3 का टेबल ही तो है। जब 3 का टेबल है तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसमें कन्वर्ट कर दिए तो ये तो हो गया और कुछ करना ही नहीं था। बहुत इसमें सेट बिल्डर में बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, नो डाउट। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे भी बच्चे जिन्होंने ऐसे लिखा x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n वेयर n इज a natural number and n less than what 5, ये भी हो सकता है। बहुत सारे इसके आंसर्स हो सकते हैं।
और ये 3 क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए दिया गया है, आप प्रयास करें। अगर नहीं हो देन मैं आगे के लेक्चर्स में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे रिप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको आती है, अगर आप बना सकते हो तो आप रिप्लाई ऐसे दे सकते हो कमेंट सेक्शन में #3 क्वेश्चन नंबर का जो सब पार्ट है, 3 का जो सब पार्ट है, बी का आंसर, सी का आंसर एंड डी का आंसर आप दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 जिसे बी आती है बी का आंसर दे सकते हैं, सी आती है तो सी का आंसर दे सकते हैं, डी आती है तो आप डी का भी आंसर कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन शेयर मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड पढ़ाई करते रहें। आई होप आप लोग बहुत अच्छा करोगे इन मैथ्स और ऐसे ही लेक्चर्स को कंटिन्यू देखते रहें। ओके, धन्यवाद।